हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। जैसा कि आप जानते हैं एएआई एटीसी 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 और 21 फरवरी को होने वाला है। तो उसमें जो फिजिक्स के प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला वीडियो बनाया है, जिसमें आज इस पहले वीडियो में चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट को मैंने बाइलिंगुअल फॉर्म में सभी फॉर्मूलों को बहुत कम समय में आपके सामने रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको इससे बेहतर फ़ायदा होगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अपने अंकों को कुछ बढ़ा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हमारा जो एनसीईआरटी के अनुसार, और जैसे कि सिलेबस में आप देखेंगे तो उसमें 12th क्लास का एनसीईआरटी लिखा हुआ है, 12th और 11th का, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो 12th से ही पूछे जाते हैं। तो उसमें हमने इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1, 2, 3 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट को कवर करने का कोशिश किया है। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्द आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चार्ज पढ़ते हैं। तो चार्ज जो है आपका यहाँ पर देखिए यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है। उसके बाद उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है चार्ज का। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है बाबू आपका ESU, यानी कि 1 कूलाम में 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। और सबसे बड़ा जो मात्रक होता है चार्ज का वो होता है फैराडे। 1 फैराडे में 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आते हैं। तो चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और चार्ज क्वांटमीकृत यानी कि क्वांटाइज्ड होता है, संरक्षित यानी कि कंजर्व्ड होता है। और चार्ज और मास में क्या अंतर है कि चार्ज जो है बिना मास के नहीं रह सकता, लेकिन मास जो है बिना चार्ज के रह सकता है। समझ रहे हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, देखिए, अगर चार्ज जो है उसकी वेलोसिटी यदि 0 होगी, ठीक है ना, तो केवल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। लेकिन वो यदि उसकी वेलोसिटी 0 ना हो और एक समान हो, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि जो चार्ज है वो वेग उसका 0 ना हो और वो एक्सेलरेटेड हो, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और कुछ उसके साथ एनर्जी भी उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रोसेस ऑफ चार्जिंग होता है, मैंने किसी बॉडी को कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 मेथड होती हैं, एक चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन, चार्जिंग ऑफ कंडक्शन और चार्जिंग ऑफ इंडक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हमारा टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी में 3 तरह की डेंसिटी होती है। जैसे मास डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरह से इसमें चार्ज, लेकिन इसमें 3 टाइप का होता है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, एक दूसरा सरफेस चार्ज और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक। इसमें पहले वाले को लेमडा से, दूसरे वाले को सिग्मा से और तीसरे वाले को रो से डिनोट करते हैं। और तीनों में ऊपर क्यू रहेगा यानी चार्ज रहेगा, नीचे चूंकि लीनियर है तो एल से डिवाइड करेंगे, और दूसरा सरफेस है यानी पृष्ठीय आवेश है तो उसमें ए से डिवाइड करेंगे, और रो है तो उसमें हम भी से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई टी, दूसरा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, और तीसरा रो इक्वल टू क्यू बाई भी। यूनिट यहाँ पे देख सकते हैं कूलाम पर मीटर स्क्वायर और कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ जैसे कि ग्रेविटेशन में क्या होता है, जिस प्रकार 2 मासेस के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, सेम उसी तरह थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 चार्ज के बीच आप लोग जानते हैं कि कूलाम फोर्स लगता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। सेम उसी फॉर्मूला पे ये डिपेंड है। देखिए यहाँ पे एफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। यहाँ से हम लोग कांस्टेंट हमारा किया जाता है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। या इसी को जो K यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वो एक कांस्टेंट है, जिसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेना आपको, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, और R उनके बीच का डिस्टेंस होता है। ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, रिपल्स करेगा, और अपोजिट नेचर रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। कूलाम लॉ को आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, यहाँ पर सेंट्रल फोर्स है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके बारे में कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स भी है, ठीक है ना। के का वैल्यू यहाँ पे देखिए 9 × 10⁻⁹ होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे देखिए जब माध्यम बदल जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन, ठीक है ना, जिसमें एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात में विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और एप्सिलॉन R जो है उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं किसी भी मीडियम का, और एप्सिलॉन जो है वो किसी मीडियम का परमिटिविटी कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है एप्सिलॉन R के लिए जो किसी पदार्थ का अलग अलग वैल्यू होता है इसका। जैसे हवा के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, पानी के लिए 80 होता है, धातु के लिए कोई मेटल है उसके लिए इन्फिनिटी होता है, और कांच जो होता है उसके लिए 5 से 10 होता है। और किसी माध्यम में जो कूलाम बोलते हैं, किसी अलग मीडियम में जो कूलाम फोर्स का फॉर्मूला होता है वो F मीडियम इज इक्वल टू F इन एयर अपॉन में एप्सिलॉन R, मतलब एयर में जो फोर्स है उसमें एप्सिलॉन R से भाग दीजिएगा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा मीडियम में लगने वाला फोर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कूलाम लॉ का कुछ वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे केवल हम लोग R वेक्टर लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे R वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम वही, मतलब किसी एक सिस्टम ऑफ चार्ज
में किसी एक चार्ज पर हमको निकालना है फोर्स, तो जितने भी चार्ज होंगे उनके कारण का जो टोटल फोर्स होगा उनको वेक्टर एडिशन करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वही मैं लिखा हूँ एफ वेक्टर इक्वल टू, जैसे यहाँ पर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट डॉट Fn वेक्टर, जितने वेक्टर हैं सबका फोर्स निकाल के उनको हम लोग को वेक्टर सम करना होगा। ठीक है, कुछ लिमिटेशन है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद किसी वस्तु पर अगर चार्ज को हमको पता लगाना है, आवेश का पता लगाना है, उसके लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका प्रयोग किया जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है ना, अब इसमें इक्विलिब्रियम टाइप का होता है कुछ, देखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे एक माइनस क्यू है, तो इनके बीच में तीसरा चार्ज को कहाँ रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में तीनों जो सिस्टम पूरा सिस्टम हो वो आ जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए हमारा जो एक्स का फॉर्मूला आता है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस आर हो, ठीक है ना, तो एक्स का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर रूट Q1 अपॉन रूट Q2 प्लस रूट Q1। और यदि इनका डिफरेंट नेचर हो, सॉरी प्लस होता है तब यहाँ पे प्लस होता है, जब समान नेचर होगा दोनों का, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तब ये फॉर्मूला लगेगा, और जब अपोजिट नेचर होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वो होता है E इक्वल टू KQ/R²। एक और भी फॉर्मूला होता है इसका F अपॉन में Q नॉट, मतलब इसी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है और वो चार्ज कितना है, उन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, और नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, उनका कुछ प्रॉपर्टी होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक प्लस चार्ज लीजिए और एक माइनस चार्ज, और उनको बहुत ही कम डिस्टेंस पर रख दीजिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना ले रहा है। ठीक है ना, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 12, जो दोनों चार्जेज होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, उनका जो लेंथ होता है वो हम लोग 12 लेते हैं। 12 इसलिए लेते हैं, हम लोग L भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं, लेकिन 12 लेते हैं क्योंकि हमको आगे जो है इसकी हाफ डिस्टेंस, मतलब इनकी जो आधी लंबाई होती है ना, उसको उसका यूज है, इसीलिए उसका 12 लेते हैं ताकि आधा जो है LL हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल टू Q इंटू 12, यूनिट जो है कूलम होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा जो है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ठीक है ना, आइए अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक उसी में है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इसमें 3 पोजीशन होती है, मैं तीनों को यहाँ पे थोड़ा सा एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये इधर प्लस क्यू होता है, इधर माइनस क्यू, तो इस एक्सिस में कहीं में अगर कोई पॉइंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक्सियल पोजीशन में है, अक्षीय स्थिति में, और इससे 90 डिग्री पे कोई ऊपर किसी सरफेस में है, इसमें इस सरफेस में, तो उसको बोलते हैं कि वो इक्विलेटरल पे है, और कहीं होगा तो वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है ना, तो उस पर जो अक्षीय स्थिति में है, यानी कि इस एक्सिस पर जो होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2kp/r क्यू। यहाँ पे देख सकते हैं 2kp/r क्यू, और इसका जो डायरेक्शन आता है वो विद्युत जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसी के डायरेक्शन में आता है। मैंने चूंकि वीडियो को बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश की है, इसलिए कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश आपको दिख रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है इक्विटोरियल पोजीशन यानी कि निरक्षीय स्थिति में, उसमें फॉर्मूला होता है E बराबर KP/R क्यू, और इसकी जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, और एट एनी पोजीशन यहाँ पे E बराबर होता है KP/R क्यू √3 cos² थीटा प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसी फॉर्मूला में यदि आप एंगल को 0 या 180 रखेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा, और यदि इसी एंगल में आप 90 इसी फॉर्मूला में 90 रखेंगे तो ये निरक्षीय स्थिति वाला भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि यदि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें जो हमारा डाइपोल ऊपर से कितना टॉर्क लगेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, चूंकि F आप जानते हैं बराबर E बराबर F/Q से, यहाँ से आपका F निकल जाएगा, F बराबर EQ वो होता है, और बल लागू होता है टाउ इक्वल टू, यहाँ पे टाउ ऐसे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक है, टाउ बराबर होता है P वेक्टर इंटू E वेक्टर, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, या यहाँ से न्यूटन मीटर भी हो सकता है। ठीक है ना, सर यहाँ पे ये शायद गलत है। ठीक है ना, न्यूटन मीटर ही होगा केवल बल लागू कर। उसके बाद सॉलिड एंगल क्या होता है बाबू, तो सॉलिड एंगल जो है वो होता है आपका d ओमेगा बराबर dA cos θ/r²। जैसे कि हम लोग कहीं देखे होंगे जो हमारा कोन होता है, जैसे कोन बना होता है ना, तो कोन के जो सेंटर पे जहाँ पे कॉर्नर होता है वहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, तो सॉलिड एंगल जो होता है एरिया अपन में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है ना, वो होता है एरिया अपन रेडियस का स्क्वायर। तो वही जब सरफेस जो है हमारा यूनिफॉर्म नहीं रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग कुछ एंगल लेके उसको लिखते हैं DA, मतलब एरिया में कितना एरिया है, और cos θ अपन r² लिखते हैं। ठीक है ना, इसको आप फाइनली केवल A/r² भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो सॉलिड एंगल होता है उसका जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, किसी भी पॉइंट पे 4π स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनता है। जैसे कि किसी पॉइंट पर प्लेन एंगल कितना का बनता है, तो वो 360 डिग्री या 2π रेडियन, उसी प्रकार ये जो सॉलिड एंगल होता है किसी पॉइंट पे वो बनता है 4π स्टेरेडियन। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स है φ E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है ना, इसको E cos θ भी लिख सकते हैं। उसके बाद गॉस थ्योरम है φ Q in/ε0, मतलब यहाँ पे फ्लक्स का देखिए दो फॉर्मूला हो रहा है, एक तो इसका डेफिनेशन हो गया और एक गॉस थ्योरम। ठीक है ना, तो ये E वेक्टर डॉट A वेक्टर और यहाँ पे Q in/ε0, मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज रहेगा उसमें ε0 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारा
इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है ना। अब गॉस का जो थ्योरम है उसके कुछ एप्लीकेशन है जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। उसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे पहला है अनंत लंबाई वाले एक हमारा चालक तार है, मतलब चार्ज वायर है इन्फिनिट लेंथ का, ठीक है ना, और वो स्ट्रेट भी है, ठीक है ना। तो उसके कारण किसी पॉइंट पे विद्युत जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कितना होगा, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक वायर है और इस पर प्लस चार्ज मान लीजिए फैला हुआ है, ये इन्फिनिट लेंथ का, ठीक है। तो इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट पी है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए, और इसका जो करंट डेंसिटी है वो जो लीनियर है ना, तो इस पर लेमडा होगा मान लीजिए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 2k लेमडा अपॉन आर, ठीक है ना। अनंत लंबाई वाले समतल सतह यानी कि कोई सरफेस है इन्फिनिट लेंथ का, जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इन्फिनिट लेंथ का एक क्या है सरफेस है, ठीक है ना। इस पर चार्ज फैला हुआ है, तो इससे किसी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है उसका चार्ज डेंसिटी है सरफेस वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसी खोखले आवेशित गोले के कारण यानी कि चार्ज होलो स्फीयर के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, तो वो होता है इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। जो कैपिटल आर है वो उस गोले की त्रिज्या है, रेडियस है, और स्मॉल आर सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें कुछ केस बनेगा क्योंकि पॉइंट जो है वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और सरफेस पर भी हो सकता है। तो उसके अनुसार हम लोगों ने केस बना के 3 केस बनाए हैं यहाँ पे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब पॉइंट पी जो है बाहर होगा तो वही फॉर्मूला सेम जो वहाँ पर लिखा गया है, और सतह पे होगा तो चूंकि रेडियस दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अंदर होगा तो जब हम लोग उसमें कुछ चार्ज ही नहीं होगा उसके अंदर, तो फिर यहाँ पे गॉस थ्योरम से क्यू बाई चूंकि एप्सिलॉन होता है तो क्यू का 0 हो जाएगा वैल्यू, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर वो क्या हो जाएगा 0, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर और चार्ज यदि उसके सरफेस फैला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होता है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद ठोस है मतलब सॉलिड स्फीयर है और उसमें चार्ज जो है अंदर फैला हुआ है, तो उसमें फॉर्मूला हो जाता है ई बराबर रो अपॉन आर, रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल जो आर है वो डिस्टेंस है और कैपिटल जो आर है वो आपका उस गोले का रेडियस है, ठीक है ना। इसमें भी केस आदमी बना हम लोग बना के देखें, सतह के बाहर होगा तो क्या होगा, सतह पे होगा तो क्या हो जाएगा, और अंदर होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप एक रिंग के कारण यहाँ पर लिखा गया है एक फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कि कोई यदि आपका चार्ज रिंग है उसके कारण कोई चार्ज रिंग है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो यहाँ पर देखिए। जैसे मान के चलिए कि आपका एक ये चार्ज रिंग है, ठीक है ना, इसका रेडियस क्या है तो आर है, और इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस पे। तो उसके लिए फॉर्मूला था ई बराबर के क्यू एक्स, इसमें क्यू चार्ज फैला हुआ है जो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 1 समाप्त हो गया एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है ना। भाई नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 2 का नाम है एनसीईआरटी के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो W V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट जूल पर कूलाम होता है, न्यूटन मीटर पर कूलाम भी लिख सकते हैं, वोल्ट भी लिख सकते हैं। इसको वोल्ट मतलब कहा जाता है डायरेक्ट यूनिट डायमेंशन यहाँ पर देखिए ml2t-3 a-1 होता है। किसी पॉइंट चार्ज के कारण उससे कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ पे मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है, उससे कुछ डिस्टेंस पे आर पॉइंट पे एक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। यहाँ पे क्यू चार्ज है और ये आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद आवेशों कारण स्थितिज ऊर्जा देखिए यहाँ पे W बराबर के Q1 Q2 बाई आर होता है, जो वर्क डन होता है सॉरी जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो वर्क डन के ही बराबर होता है चूँकि, तो W इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। और यही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा यू के Q1 Q2 बाई आर होता है, मात्र इसका जूल होता है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करते समय हमको हर मतलब किसी सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे सबको पेयर वाइज एक दूसरे से पेयर बना के सबको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना, और फिर जोड़ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि चूंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी इसलिए डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वही फिर जो पिछले चैप्टर में था पोजीशन जो है एक्सियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन और एनी पोजीशन पे। इसमें जो वी का फॉर्मूला होता है के पी वेक्टर अपॉन सॉरी वेक्टर नहीं स्केलर हो जाएगा यहाँ पे के पी बाई आर क्यू। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड लगाया गया है के पी बाई आर क्यू। पी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, के कांस्टेंट है 9 और आर जो है वो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से, ठीक है ना। और यहाँ पे भी जो है 0 होता है इक्विटोरियल के लिए और एनी पोजीशन के लिए होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमारा डाइपोल है तो उसको घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल है और ये एंगल थीटा बना रहा है शुरू में थीटा 1 और इसको घुमा के हमने क्या कर दिया थीटा 2 पे कर दिया, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पी जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कॉस थीटा 1 शुरू में कितना एंगल है थीटा 2, बाद में कितना एंगल बना दिया हमने वो है, ठीक है ना। उसके बाद उसको घुमाने में कितना जो है उसके पास
जैसे कि जानते हैं कोई भी हम लोग कार्य करते हैं तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो स्टोर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा माइनस पीई कॉस थीटा। टोटल जितना एंगल घुमाया है, मतलब शुरू में सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड से जितना एंगल हमको उतना लेना होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें किस होता है, इसमें एक इक्विलिब्रियम भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल थोड़ा आपको समझना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इस तरह का कोई पॉइंट है और एक इस तरह का कोई पॉइंट, ठीक है, और इस तरह का। तो यहाँ पे कोई बॉडी यदि रखेंगे तो ये थोड़ा सा भी इसको हिलाएंगे तो ये नीचे गिर जाएगा और फिर उस पॉइंट पर नहीं जाना चाहेगा। और लेकिन यहाँ पे कोई बॉडी है तो यहाँ से कितना भी लाएंगे तो ये फिर जाके अपने स्थान पे आ जाएगा और यहाँ से जहाँ करेंगे वहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसी केस के अनुसार पे यहाँ पे देखिए, जब एंगल 0 डिग्री होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये वाली कंडीशन, जैसे यहाँ पे ये वाली कंडीशन की इसको कितना हो भी लाएंगे तो वो 0 डिग्री पे आके रुक जाएगा, ठीक है ना। और वही जब 90 डिग्री होता है तो उसको अनस्टेबल सॉरी उसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री को, उसको कोई इक्विलिब्रियम नहीं बोलता, उसको एक्चुअली में 90 डिग्री पर हम उसको स्टेबल मानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 180 डिग्री को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मानते हैं, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे रुक तो जाएगा लेकिन जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगेगा वो गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें जो है, इसमें ये इसको घुमा के पूरा एंगल भले 180 आप कर दीजिए, इसको घुमा के कितना कर दीजिए 180, तो थोड़ा सा भी फोर्स लगा तो ये पुनः 0 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो तीनों केस में आप फॉर्मुला देख सकते हैं, पहला में 0 डिग्री पर माइनस पी, दूसरा 90 डिग्री पर 0 होता है और तीसरा में पी होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है वो देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो V अपॉन आर के बराबर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन आर, यानी कि V इक्वल टू ई इंटू आर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब इसमें केस 2 देखिए, ये केस था जब हमारा कांस्टेंट हो, ठीक है ना, क्या था वो दोनों कांस्टेंट, और जब वेरिएबल होता है तो वहाँ पे ई बराबर जो होता है वो हो जाता है माइनस ई बराबर माइनस डी बाई डी आर, या चाहे V इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोई भी हमारा कंडक्टर होता है, जो डाइलेक्ट्रिक पावर होता है वो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद कैपेसिटेंस हम लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो गया, अब कैपेसिटेंस पे आइए। कैपेसिटेंस में देखिए पहला पॉइंट है C इक्वल टू Q अपॉन V, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखूँगा, जितना चार्ज बढ़ाएंगे तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ता नहीं है, चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा कैपेसिटेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। तो फिर उसको कैसे हम लोग बढ़ाएंगे या घटा सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि चार्ज को बढ़ाने से, जैसे यहाँ पर देखिए Q अपन भी है तो चार्ज को बढ़ाने से C बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसको जो प्रभावित करने वाला जो भी हमारा कारक है कि कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाया या घटा सकता है, तो वो है आपका 4S, आपको याद रखना है 4S, आपको याद रखना है 4S। 4S का मतलब, पहला S का मतलब है शेप, दूसरे का मतलब है साइज, तीसरे का मतलब है सेपरेशन और चौथे का मतलब है सराउंडिंग मीडियम। जैसे कि आप जानते हैं जो कैपेसिटर होता है वो कैसे बनता है, तो उसमें क्या होता है, दो प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं, एक पे प्लस चार्ज होता है एक पे माइनस चार्ज होता है, और यही जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है ना। और इसका काम है कुछ एनर्जी को स्टोर करके रखना, ठीक है ना। तो इसके कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, उसके लिए 4S आपको याद रखना है, जिसमें शेप मतलब इसकी बनावट कैसी है, साइज मतलब कितना बड़ा या छोटा है ये, ठीक है ना, सेपरेशन मतलब इनके दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, सराउंडिंग मीडियम मतलब यहाँ पे इसके बीच में क्या भरा हुआ है, मतलब मीडियम क्या है, ठीक है ना। तो उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी हमारा यदि स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो C इक्वल टू आर बाई के, चाहे उसी को C इक्वल टू 4πε0 इंटू आर, मतलब रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है ना। उसके बाद किसी संधारित्र की जो स्थिति ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी कैपेसिटर की, वो होती है W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसी W को जो है वो स्थिति ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, और जब C इक्वल टू Q अपॉन V रखेंगे या जब Q इक्वल टू C भी रखेंगे तो हमारे पास तीन फॉर्मूले बनेंगे, एक ये U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V, और तीसरा 1/U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 CV स्क्वायर के आधार पर मैं आपको कुछ और फॉर्मूला बताता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2 mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होती है किसी बॉडी m मास वाले बॉडी की जिसकी वेलोसिटी v हो। एक स्प्रिंग का भी होता है पोटेंशियल 1/2 kx स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। एक 1/2 Li स्क्वायर होता है किसी इंडक्टर का जो एनर्जी होता है, और यहाँ पे U देख सकते हैं वो होता है 1/2 CB स्क्वायर। तो ये चारों फॉर्मूला एक ही जैसे हैं, केवल इसमें आपका मतलब पैटर्न इनका सेम है और जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन पैटर्न तो का सबका सेम है, 1/2 एक वेरिएबल फिर दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ यहाँ पे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, और तीसरा होता है सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तीनों का यहाँ पे देखिए मैंने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जो पहला है समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका C जो होता है ε0 इंटू A बाई डी, ε0 कॉन्स्टेंट वही 8.85 इंटू 10⁻12
ये जो है प्लेट का एरिया होता है और डी उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन बिटवीन द आपका प्लेट्स होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मीडियम आपको दिखाई नहीं देता। यदि उस प्लेट के बीच में, ये मान लीजिए प्लेट है, उसके बीच में कोई मीडियम भर दिया गया, ठीक है ना, तो उसके लिए जो भी उसका एप्सिलॉन आर होगा, हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नोट के बगल में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है ना। कोई सिलेंड्रिकल है तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं, वो है C = 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आर। एप्सिलॉन आर वही मीडियम चेंज हुआ तो रखे गए हैं, ठीक है ना, इंटू एल मतलब वो कितने, उसकी हाइट कितनी है, और अपॉन लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ बी, ठीक है ना। इसमें लॉग ऑफ बी अपॉन ए का मतलब क्या है, बी मतलब बाहर का जो रेडियस है, जैसे बेलना जो सिलेंड्रिकल हमारा होता है उसमें 2 रेडियस होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, एक ये वाला और एक बड़ा सा, ठीक है ना। तो बाहर वाले के लिए हम लोग रेडियस बी लेंगे, अंदर वाले के लिए ए लेंगे, ठीक है ना। तो बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में भी 2 हमारा सेल होगा, एक बड़े रेडियस वाला, एक छोटे रेडियस वाला। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मीडियम चेंज होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा इंटू ए बी बाई बी माइनस ए। बी जो है बड़े वाले स्फीयर का है और ए जो है छोटे वाले स्फीयर का है, ठीक है ना। दोनों कोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एप्सिलॉन आर तभी यूज करना है जब मीडियम एयर के अलावा कोई और हो, उसका वैल्यू दिया हो, ठीक है ना। यदि मीडियम एयर होगा तो फिर एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जिस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक जैसे क्लास में, जैसे कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला में अंतर है। यहाँ पे देखिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल मतलब कि इस तरह से जुड़े होंगे 2 कैपेसिटर, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो सी इक्विवेलेंट होता है वो C1 + C2 + CN होता है, डायरेक्ट जोड़ देना है। और यदि वो सीरीज में होंगे, एक के बाद एक दूसरे जुड़े होंगे, तो हम लोग उनको 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 1/CN करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नोट पॉइंट हमारा एक देखिए कि यदि समान कैपेसिटर धारिता वाले सी वाले n संधारित्र, मतलब n जो हमारा कैपेसिटर है वो किसी परिपथ में जुड़े हों, तो उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी, इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। तो यदि वो सीरीज में है, यहाँ पे सॉरी, यदि वो पैरेलल में है तो उनके लिए सी इक्विवेलेंट n × C हो जाएगा, और यदि वो सीरीज में है तो उसके लिए सी इक्विवेलेंट जो है C/n हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं अब हम लोग, सॉरी यहाँ पे दूसरा चैप्टर हम लोग का जो हो गया समाप्त, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक होता है आपका वान डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है ना। वान डी ग्राफ जनरेटर क्या करता है, तो ये हाई वोल्टेज को लगभग 10 लाख वोल्ट भी वो बनाता है, ठीक है ना। उसका नाम है वान डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है ना। आइए अब चैप्टर हम लोग 3rd देखते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट NCERT के अनुसार तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम लोग चार्ज को कॉन्स्टेंट वे में मूव करते हुए देखेंगे, ठीक है ना। अब आइए इलेक्ट्रिक करंट में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का 3 है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले देखिए, करंट जो है 2 टाइप का होता है, जैसे जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो 2 तरह का करंट होता है, एक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट और मतलब कैलकुलेशन के बेसिस पे एक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। एक यहाँ पे देखिए I = ΔQ/ΔT, यानी कि Q/T, और दूसरा dQ/dt। यहाँ पे Q की जगह आप NE भी रख सकते हैं क्वांटाइजेशन से, Q = NE जो होता है उससे। और यहाँ पे dQ को इंटीग्रेशन dQ, यानी कि इसको मतलब इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dQ = इंटीग्रल I/dt हो जाएगा, ठीक है ना। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, जो यूनिट है उसका एम्पियर होता है या कूलम पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होता है इसमें करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब किसी भी वायर से उसके एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया में, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, यानी कि इसका फॉर्मूला है J/I, करंट अपन में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर या यानी कंडक्टर, ठीक है ना। इसका यूनिट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डायमेंशन L-2 होगा, ठीक है ना। यदि एंगल कुछ दिया हो तो आपका I/A cos थीटा रखेंगे, ठीक है ना। I = J/A भी होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि किसी कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज होते हैं वो जिस वेलोसिटी से फ्लो करते हैं उसको हम लोग करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। रिलेशन टाइम मतलब कि जब चार्ज फ्लो होगा तो 2 चार्ज के बीच में टक्कर होगा, और पहले टक्कर और फिर मान लीजिए कि वो चार्ज किसी और जगह टकरा रहा है, तो 2 अलग अलग टक्करों के बीच की जो समय होगा उसी को रिलेशन टाइम, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ एक चार्ज है और यहाँ ये इससे जाकर टकराया और फिर यही चार्ज फिर जाकर इससे टकराया, तो इनके बीच में जो समय लगा ना उसी को बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे है मोबिलिटी। क्या होती है मोबिलिटी? हम लोग वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी कितना है और इनके सिरों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसके हम लोग बोलेंगे मोबिलिटी, ठीक है। इसका यूनिट कूलम मीटर पर न्यूटन सेकंड होगा या मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या
रिलेशन होता है उसको देखिए, वी डी मतलब ड्रिफ्ट, या देखिए वी के नीचे यहाँ पे डी होना चाहिए, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। वी डी इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू एल, और वी डी इज इक्वल टू ई वी बाई एम एल इंटू टाउ, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है, यहाँ पे फॉर्मूला पहले देख लीजिए, वी डी इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम, या इसी को स्मॉल ई इंटू वी बाई एम एल इंटू टाउ, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिलेशन, तो आई जो है करंट डेंसिटी से उसको मतलब निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। हम जब लोग इसको प्रूव करते हैं तो बीच में एक फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी मतलब, ठीक है ना। उसके बाद उससे करंट डेंसिटी आता है जे इक्वल टू एन ई इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, मतलब फाइनली सिंपली कह सकते हैं कि जे जो है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम होगा, ठीक है ना, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, इसी को दो बार लिखिएगा। तो इसको हम लोग एक कांस्टेंट नाम दे दिए, ठीक है ना, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, क्योंकि ये एक कांस्टेंट चीज होता है, टाउ एम एन और ई स्क्वायर, जहाँ एन जो है यहाँ पे आप एन से कंफ्यूज होंगे, एन जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। और वही यहाँ पे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखा गया है सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग इसका जो कंडक्टिविटी होता है उसी के अपोजिट मतलब इन्वर्स को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। ये चार्ज का, ये करंट फ्लो का क्या करेगा? विरोध करेगा, और ये हमारा सपोर्ट करेगा कंडक्टिविटी, ठीक है ना। ये दोनों दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इन्वर्स होते हैं, चालकता और प्रतिरोधकता, कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। उसके बाद है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ये होता है वी अपॉन आई, ओम्स लॉ से जो हमारा करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, उसी से हमारा फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आई। और इसी रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है किसी कंडक्टर के प्रॉपर्टी के आधार पे, जिसको हम लोग आर इक्वल टू रो एल बाई ए बोलते हैं, जहाँ रो जो है उस कंडक्टर की रेसिस्टिविटी है, एल उसका लेंथ है, और ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पे रो जो है उसको बोलते हैं, सॉरी, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं, उसका यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस में क्या होता है, इसको जी से सूचित करते हैं, इसका यूनिट ओम पर मीटर, सॉरी पर ओम या महो, या उसी को सीमेन भी बोला जाता है, एस से डिनोट करते हैं। ये रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। जो हमारा प्रतिरोध होता है उसके उल्टा, उसका जो उल्टा होता है उसको हम लोग बोलते हैं चालकत्व। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि किसी कंडक्टर की लंबाई, किसी चालक की लंबाई एन गुना कर दिया जाए, खींच कर किया जाएगा, ठीक है ना, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो एन स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, हो जाएगा। और यदि लंबाई दबा के कम कर दिया जाए, 1/n कर दिया जाए, तो 1/n स्क्वायर गुना हो जाएगा, मैंने घट ही जाएगा, ठीक है ना, 1 है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक देखिए हम लोग का है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन देयर बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के आधार पे जो हमारे सब्सटेंस होते हैं तीन टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की बहुत कम होती है, और सेमी कंडक्टर की उनके बीच में होती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, 0 केल्विन ताप पर कोई भी अर्धचालक जो हमारा सेमी कंडक्टर है वो एक इंसुलेटर के जैसा व्यवहार करता है, ठीक है ना, बिहेव करता है। ओम्स लॉ, वी इक्वल टू वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ग्राफ जो है जब ओम्स लॉ अप्लाई होगा तो ये ग्राफ उनका देखिए स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं उनको अन ओमिक कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो रेजिस्टेंस पे क्या उसका प्रभाव होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का चेंज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के चेंज के, और जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है वो फाइनल जो रेजिस्टेंस उसका होगा रेजिस्टेंस वो इनिशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो आता है R2 - R1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 टाइम्स T2 - T1, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक अल्फा आता है जिसको हम लोग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बोलते हैं रेसिस्टिविटी का, ठीक है ना। इसमें से अगर हम लोग R2 लिखना चाहें तो ये हो जाएगा R1 × 1 + अल्फा T2 - T1, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जो अल्फा होता है उसका डायमेंशन पर केल्विन होता है। तो रजिस्टर हम लोग पढ़ लिए, कार्बन रजिस्टर में मतलब किस कलर के लिए कौन सा कोड होता है वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद कार्बन जो हमारा रेजिस्टेंस होता है एक्चुअली उस पर 4 कलर होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो पहला ए और बी को हम लोग लेते हैं उसके नंबर से, ए बी लिखते हैं इंटू CD + - D लिखते हैं। डी को टॉलरेंस बोल जाता है, सी को मल्टीप्लायर, और ए बी को हमारा जो सिग्निफिकेंट नंबर होता है उनको बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद इसमें कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन में है पैरेलल में रहेगा तो ये फॉर्मूला, सीरीज में होगा तो ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यदि n प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए पैरेलल में तो उनका समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N हो जाएगा, और यदि वो श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो R इक्विवेलेंट जो है NR हो जाएगा, ठीक है ना।
उनका रेशियो कभी कभी पूछ लेता है कि पहले सीरीज में जोड़ा गया फिर पैरेलल में जोड़ा गया तो उनका रेशियो क्या होगा। अगर सेम है तो सेम है तो रेशियो यहाँ पे देखिए आर सीरीज अपन आर पैरेलल इक्वल टू एन स्क्वायर बाई 1 और आर पैरेलल बाई आर सीरीज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद है कि यदि परिपथ में किसी तार में कोई उपकरण नहीं जुड़ा हो तो उसके दोनों सिरों पर एक ही प्रकार के बिंदु को मान लिया जाता है, ठीक है ना। यदि किसी परिपथ में के बीच मैंने एक वायर है उसके बीच में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं जुड़ा है तो उसको हम लोग एक ही पॉइंट मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, अर्थात समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा, ठीक है ना। और R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 हो तो परिपथ में संतुलन व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है और इस स्थिति में R इसको परिपथ से हटा जाता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पर थोड़ा सा मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है, सॉरी एक सेकेंड, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग यहाँ पे एक प्रतिरोध होता है, ये R1 R2 R3 और ये R4 और ये RS, तो इनका रेशियो और इनका रेशियो जब बराबर होता है तो इसको बीच में से हटा देते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी देखिए, विद्युत ऊर्जा जो है उसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू Q इंटू V। एक चार्ज Q है उसको बिंदु B से E तक ले जाने में किया गया जो वर्क है वो होता है W इक्वल टू Q इंटू V, और W को हम लोग IT भी लिखते हैं और I स्क्वायर RT भी लिखते हैं, ठीक है ना। यही कार्य जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा तो इस विद्युत ऊर्जा को H से करते हैं, विद्युत ऊर्जा ये H जो है I स्क्वायर RT होता है, जूल्स लॉ से भी यही फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक के जो किलो वाट आवर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर जो है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम W/T, ठीक है। W/T में हम लोग W को रखते हैं VIT और T से T कैंसिल होता है तो P इक्वल होता है VI। इसी को I स्क्वायर RT भी रख सकते हैं तो P बराबर I स्क्वायर R भी आ जाएगा, ठीक है ना। V स्क्वायर R भी, तो तीन फॉर्मूला यहाँ पे पावर का बनेगा, एक P बराबर VI, एक I स्क्वायर R, एक V स्क्वायर बाई R। यूनिट इसका वाट होगा, जूल पर सेकंड में बोल सकते हैं। एक HP में 746 वाट होता है। उसके बाद जूल्स लॉ देखिए, जूल्स लॉ इन्होंने बताया कि वो हीटिंग इफेक्ट को बताते हैं कि किसी भी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उससे कितना हीट जो है बनेगा उसके बारे में बताते हैं ये। इसमें H जो है प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर के, H प्रोपोर्शनल होता है R के, H प्रोपोर्शनल होता है T के, जब अन्य दो कांस्टेंट मतलब होते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों को मिलाया जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बनता है H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं तो फॉर्मूला बनता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल, EMF क्या होता है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई E और E सेल, ये इसका होता है W/Q, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला वही जूल पर यूनिट, जूल पर कूलाम। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि हर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो अपने ही करंट का क्या करता है वो विरोध करता है, ठीक है ना। तो यदि इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा तो जो करंट होगा वो हो जाएगा उस बैटरी का EMF अपॉन में बाहर का जितना रेजिस्टेंस है मतलब कैपिटल R प्लस में एप्सिलॉन R, यानी कि कैपिटल E अपॉन में स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखें किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में क्या है, किरचॉफ्स लॉ इन्होंने जो हमारा सीरीज होता है जो थोड़ा सा कठिन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक दो नियम दिए, उसमें दोनों लॉ देखते हैं। एक उन्होंने जंक्शन बताया और एक लूप लॉ बताया, ठीक है ना। जंक्शन लॉ पे क्या होता है कि जितने भी करंट आने वाले होते हैं वो सभी जाने वाले करंटों के योगफल के बराबर होता है, मतलब अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और इसमें उन्होंने वोल्टेज को लेकर बताया कि जो समेशन ऑफ I इंटू R होगा प्रत्येक रेजिस्टेंस के अलॉन्ग टोटल उस सर्किट के टोटल EMF के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए यहाँ पे जब इस तरह से जुड़ा होगा बैटरी तो सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। उसमें जो ई नेट होता है वो E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट EN होता है। R इक्विवेलेंट जो होता है वो स्मॉल r प्लस R1 प्लस R2, सॉरी कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2। यहाँ पे जो स्मॉल r डिनोट करता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R बाहर का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो करंट का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा आपका I इज इक्वल टू सबका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सबका रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद पैरेलल में यहाँ पे देखिए इस तरह से जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो जब पैरेलल में जुड़ा होता है तो हम लोग I का फॉर्मूला ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग वो लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ और उसके बेसिस पे I इक्वल होता है E1 माइनस IR अपॉन में स्मॉल r1, ठीक है ना। तो इस तरह सबका फॉर्मूला आएगा और सबको यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डॉट डॉट EN बाई RN का बटा पूरा 1 प्लस R इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डॉट डॉट 1 बाई RN, ठीक है ना। अब देखिए मिक्सड में क्या होता है, यदि सभी जब बराबर होंगे तभी ये फॉर्मूला लगेगा M इंटू N इंटू E अपन में MR प्लस NR, मतलब N सेल की संख्या N है और बाहर का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी संख्या M है, ठीक। तो I यहाँ पे NE अपन में R प्लस NR बटा में M। और नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हैं नोट लिखा गया है कि जब सभी सेलों में विद्युत भाग बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R हो तो कुल विद्युत धारा I इक्वल हो जाएगा N इंटू E, मतलब उस सेल का EMF अपॉन में NR, मतलब बाहर में कितना प्रतिरोध लगा है अगर बराबर हो तो NR और प्लस स्मॉल r, ठीक है ना।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारा लास्ट ही टॉपिक चल रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है। वही अभी मैं बताया था कि इस तरह की एक सर्किट होती है जिसको व्हीट स्टोन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, R1 R2 होता है, ये R3 और ये R4 होता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जब ये इनका रेशियो बराबर होता है तो इस बीच वाले को यहाँ से हटा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज में क्या है, मीटर सेतु भी इसी बेसिस पे काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर का लंबा वायर होता है और इधर एक प्रतिरोध लगा होता है, यहाँ पे एक और प्रतिरोध बॉक्स होता है जिसका रेजिस्टेंस हमको मालूम होता है, इसका हमको रेशियो मालूम होता है। तो यहाँ से एक करंट ला के यहाँ पे हटाते हैं, तो इसका मान लीजिए पूरा लंबाई L है, सॉरी ये अननोन का R है और इसका, एक सेकेंड मैं यहाँ पे अलग बता देता हूँ इसको, सॉरी। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है हम लोग का। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है कि यहाँ पे एक हमारा प्रतिरोध होता है, उसका हमको रेजिस्टेंस मालूम करना होता है, और एक यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक 100 सेंटीमीटर वायर लगा होता है, यहाँ पे बैटरी, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर द्वारा यहाँ पे वायर खुलाते हैं, इसको ऐसे इधर उधर घुमाते हैं। ये 100 सेंटीमीटर की वायर होती है। तो देखते हैं कहाँ पे वो जो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता है। जहाँ पे करंट जीरो होगा तो ये आपका बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। फिर इसका रेशियो अपन इसका रेशियो, फिर इसका रेशियो अपन इसका रेशियो लेते हैं, तो ये फॉर्मूला आता है R इंटू एल, सॉरी, तो R इक्वल टू आता है एस मतलब ये आपका जो है उसका कितना प्रतिरोध है, ये बॉक्स का, और 100 माइनस एल, ये पूरा 100 है, तो 100 माइनस एल इंटू ये कहाँ पे इसका जीरो हुआ था वहाँ से लेंथ, तो इसमें मीटर लगा होता है, जिसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग का जो चैप्टर 3 है वो भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर 1 to 3 12 का देख लिए। कुछ ही समय बाद फिर से मैं चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 8 तक का वीडियो बना के डाल देता हूँ इसी चैनल पे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।